मंजीत अब आंखें बंद कर लेट गया। जय और माही कुछ वक्त तक चुप बैठे रहे ताकि मंजीत को सोने में परेशानी ना हो। कुछ समय बाद माही ने जब देखा कि जय कुछ गंभीर सा है तो आहिस्ता से उसकी परेशानी का कारण पूछा। जय ने उसे सब बता दिया कि कैसे उसने अपने पापा से बात कर ली है और कैसे सिन्हा सर ने कबीर सर को एक शरीफ लड़का ढूंढने को बोला है, जो कि वो तो बिल्कुल नहीं है। माही परेशान होने का नाटक करती हुई बोली, अब क्या होगा? जय, तुम परेशान मत हो। कल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है ना, तो मैं सर के पास जाऊंगा और सब बता दूंगा। माही, लेकिन वो तो तुम्हें पसंद नहीं करते। जय, हाँ तो मनाऊंगा ना, इतनी आसानी से हार थोड़ी ही मानूंगा। तुम ज्यादा मत सोचो। परसों दिल्ली जा रही हो ना एग्जाम्स के लिए, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। माही ने उसका मन टटोलने के लिए कहा, तुम सब संभाल लोगे ना? तुम कहो तो हम भाग चलते हैं। जय ने एक पल को तो उसे हैरानी से देखा, फिर नाराज सा बोला, जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो भागें क्यों? इस तरह की हरकतों के बाद ना हम खुश रहेंगे और ना ही सिन्हा के साथ साथ तुम्हारे घर वाले। इतनी मेहनत से उन्होंने मान सम्मान कमाया है और तुम चाहती हो कि हम उसे अपने लिए यूं ही बर्बाद कर दें? मानता हूँ कान करता हूँ, लेकिन कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। दोबारा ऐसी बकवास बात दिमाग में भी मत लाना। माही मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि कांडी शैतानियां भले ही ज्यादा करता है, लेकिन समझदार भी है। मंजीत उन दोनों की बातें सुन मुस्कुराने लगा था। कबीर ने देखा कि सामने कुछ दूरी पर बैठा देव एक कर्नल सर के सामने घुटनों के बल बैठा पूरी तन्मयता से गाना गा रहा था। यह देख कबीर के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसने देखा कि कर्नल सर एकदम खामोश खड़े उसे घूर रहे थे। आसपास से गुजरते हुए कुछ जूनियर ऑफिसर्स यह देख मुंह छुपाकर धीमे धीमे हंसते हुए वहां से जा रहे थे। कबीर ने अब अपना सिर पीट लिया। बस यही देखना बाकी रह गया था। आज इसकी क्लास लगना तय है। कबीर कुछ पल तक तो पसोपेश में खड़ा रहा कि क्या करे। फिर वह धीमे कदमों से हिचकिचाता हुआ आगे बढ़ा और कर्नल सर से नजरें बचाते हुए अपनी तरफ पीठ किए बैठे देव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ झुककर धीरे से बोला, चल उठ जा, हो गया तेरा तमाशा, कटवाली नाक सबके सामने। कबीर की आवाज सुन देव जैसे होश में आया तो सामने खुशी से झूमती मौली एकदम से गायब हो गई और कर्नल सर दिखे। उन्हें देख वह चौंक पड़ा कि ये कहाँ से आ गए। वो तो मौली की फरमाइश पर गाना गा रहा था। अरे यार, वो तो मेरा ख्वाब थी, लेकिन हकीकत में मेरी बैंड बजा गई। खुद को घूरते कर्नल सर को देख उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो झेपते हुए सीधे खड़ा हो गया। सॉरी सर, वो बस ऐसे ही। कर्नल सर अब आगे बढ़ देव के सामने जा खड़े हुए। पीछे खड़ा कबीर ऊपर वाले से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि देव को थोड़ी आसान सजा मिले। कर्नल सर, क्या था ये सब? देव खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, वो बस ऐसे ही, सॉरी सर, सो सॉरी, दोबारा नहीं होगा ऐसा। कर्नल सर के चेहरे पर अब हंसी तैर गई। क्यों नहीं होगा? अरे इतना अच्छा गाते हो, मैं तो हैरान रह गया सुनकर। तुम्हें तो सिंगर होना चाहिए था। तुम्हारी आवाज़ में अपना फेवरेट गाना सुनकर तो मज़ा ही आ गया। पर याद रहे, दोबारा ऐसी हरकत मत करना, कहकर कर्नल सर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। यह देख देव और कबीर ने राहत की सांस ली कि देव आज बाल बाल बच गया। कबीर ने देव को हल्के से डांटते हुए कहा, तू भी खुली आंखों से सपने देखने लगा है क्या? क्या कर रहा था ये सब? देव, हो जाता है कि कई बार हम खुली आंखों से भी सपना देखते हैं। तूने भी तो कभी ना कभी तारा को ऐसे ही महसूस किया होगा ना? कबीर ने चेहरे पर गंभीर भाव बनाते हुए कहा, मैं पागल नहीं हूँ तेरी तरह। चल चुपचाप आशिकी करवा लो बस जनाब से। देव, यार तू कितना बोरिंग है। कबीर, हाँ हूँ मैं बोरिंग। देव मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गया। पीछे चलता हुआ कबीर उससे नजरें बचाकर हल्के से मुस्कुरा दिया। इस देवदास को कैसे बताऊं कि ऐसा पागलपन मैं भी कई बार कर चुका हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि कभी पकड़ा नहीं गया। अगले दिन जय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वह सबसे पहले सिन्हा सर से मिलने उनके पास पहुंचा, लेकिन वो काम का बहाना कर उसे टालते रहे। जय को यह बात बखूबी समझ आ रही थी कि सर जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन उसने भी तय कर लिया था कि आज तो वह सर से बात करके ही रहेगा। वो यह रोज रोज की टेंशन नहीं ले सकता था, क्योंकि उसका काम टेंशन देने का था, लेने का नहीं। वह वापस क्वार्टर की तरफ चला गया। उसने सोच लिया था कि जैसे ही सिन्हा सर लौटकर घर आएंगे वह उनसे सीधी बात कर लेगा। दूसरी तरफ अपने काम से फ्री होकर कबीर, ऋषभ और देव हॉस्पिटल पहुंचे
तो पता चला कि जय पहले से ही हॉस्पिटल से निकल गया है। ऋषभ क्वार्टर के लिए निकल गया तो बाकी दोनों दोस्त मंजीत के पास बैठ गए। मंजीत: यारों अब और नहीं रह जाता यहाँ, बोर हो रहा हूँ पड़े पड़े। कबीर: अभी कुछ दिन और रुक जा, फिर तुझे घर ले जाएंगे, वहां तू सभी के साथ और जल्दी ठीक हो जाएगा। मंजीत: जय काफी परेशान था रात भर, पूरी रात करवटें बदलता रहा। एक तरफ दुख भी हो रहा है तो दूसरी तरफ मजा भी आ रहा है। इसी कांडी ने उस रात महाकांडी के साथ मिल मेरे कमरे का दरवाजा खुलवाया था और उसने मुझे मारा भी था। देव: और मुझ पर ठंडा पानी डलवाने में भी इसका ही हाथ था। कबीर: और घर पर इसी की लापरवाही की वजह से तारा के लिए मंगाए फूल और टेडी बियर सभी के सामने आ गए थे। देव: हाँ, अब खुद की बारी आई है तो कितना परेशान हो रहा है। सिन्हा सर ने सही इलाज किया है इसका। कबीर: ऋषभ का तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जय को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटा है वो। देव और मंजीत ने जलन भरी नजरों के साथ एक दूसरे को देखा, फिर शिकायत भरी नाराजगी से कबीर को देखने लगे। देव: इतना भी छोटा नहीं है तेरा लाडला जय, उसके कांट अच्छे अच्छे लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। मंजीत: मुसीबत छोटी हो या बड़ी, मुसीबत ही होती है, तू हमेशा उसकी ही साइड लेता है। कबीर उनकी जलन देख हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, नहीं ले रहा उसकी साइड, बहुत अच्छा हो रहा है उसके साथ, अब खुश? देव और मंजीत हंस पड़े, बहुत खुश। दूसरी तरफ ऋषभ क्वार्टर आया तो जय उदास मिला। यह देख वह उसके पास जा बैठा। तू कब आया हॉस्पिटल से? जय: हो गया समय काफी। ऋषभ: क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका है तेरा? जय: पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं सिन्हा सर से बात करना चाहता हूँ, लेकिन जब से मिशन से लौटा हूँ वो कुछ नाराज से हैं, और आज जब मैं खुद उनसे मिलने गया तो वो मुझसे मिलने तक को राजी नहीं है। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? मैं बस अपने और माही के रिश्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ऋषभ संजीदा होकर बोला, बात तो तेरी सही है, तूने सोचा है कि क्या करना है आगे? जय: सोचना क्या है, पहले बात तो हो। जब सिन्हा सर लौट कर आएंगे तब उनके सामने सब सच बोल दूंगा कि माही और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं। ऋषभ: तू परेशान मत हो, सब सही होगा। तू कहे तो मैं कुछ कांड करूं? जय: नहीं सर, मैं बात करता हूँ ना सिन्हा सर से। ऋषभ ने जय को गंभीर सा देखा तो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। तू बस खुश रहा कर, माही तेरी ही हमसफर बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जय मुस्कुरा दिया। दोपहर को कबीर अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था कि ऋषभ उसके सामने आ खड़ा हुआ। एक बात कहूँ तुझसे? कबीर उसकी ओर देखे बिना बोला, अपनी और सुनी की शादी की बात करने आया है तो बता दूं कि मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। तेरी शादी उसी लड़की से होगी जिससे माँ ने तेरा रिश्ता तय किया है। ऋषभ: हाँ हाँ पता है, मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरी शादी किससे होगी इसका फैसला माँ लेंगी। फिलहाल मैं तुझसे कुछ और बात करने आया हूँ। कबीर ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। सुन रहा हूँ। ऋषभ: तुझे नहीं लगता कि जय के साथ गलत हो रहा है? कबीर: क्या मतलब? ऋषभ: जय ने तुझे बहुत पहले ही बोला था कि तू सिन्हा सर से उसकी और माही की शादी के बारे में बात करे, लेकिन तूने नहीं की, जिससे आज नौबत यहाँ तक आ रही है कि सर माही की शादी किसी और से करना चाहते हैं। कबीर: तूने सुना ना कि सिन्हा सर ने क्या कहा? उन्हें जय जैसा लड़का नहीं चाहिए, फिर इस बात को आगे बढ़ाने का क्या फायदा? ऋषभ खामोशी से उसे देखता रहा। कबीर: ऐसे क्या देख रहा है? ऋषभ: यही कि तू वो कबीर नहीं जिसे मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कबीर बदलने वाला नहीं है। तो फिर माजरा क्या है? जैसे माही दूर हो रही है और तू कुछ नहीं कर रहा, मुझे बात हजम नहीं हो रही। कबीर: तुझे जो समझना है समझ ले, मैं कुछ सफाई देने वाला नहीं हूँ। वह जाने लगा कि ऋषभ उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ और बोला, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तू मेरे साथ गलत कर रहा है, यह मुझे समझ में आता है, क्योंकि तू यह सब माँ के लिए कर रहा है कि कहीं समाज में उनका नाम खराब ना हो जाए। लेकिन जय के मामले में तू चुप क्यों है? कबीर ने जब देखा कि ऋषभ काफी परेशान है तो उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। दरअसल सिन्हा सर से मैं बहुत पहले ही इन दोनों की शादी के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन तब मुझे पता चला कि सर ने तो ऑलरेडी ही माही की शादी तय कर दी है। ऋषभ: तूने समझाया नहीं सर को कि माही जय को पसंद करती है? कबीर: समझाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि माही की शादी तो सर ने जय से ही तय की है।
जो बात जय और माही को बाद में समझ में आई, सर पहले ही समझ चुके थे और जय के घर वालों से बात कर दोनों का रिश्ता तय कर दिया। ऋषभ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर जय को क्यों नहीं बताया तूने? कबीर, सर ने मना किया है। वो कह रहे थे कि जब जय घर जाएगा तो उसे अपने आप मालूम हो जाएगा। सर कांड करने के मूड में है वैसे। ऋषभ हंस दिया। सर भी कमाल के हैं। वैसे जय जैसे कांडी के साथ कांड तो होना ही चाहिए। कबीर भी मुस्कुरा दिया। देर शाम जब सिन्हा सर वापस लौट कर क्वार्टर आए तो जय को वहीं बाहर खड़ा पाया। सिन्हा सर जानते थे कि जय क्या बात करना चाहता है, तो वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगे। यह देख जय उनके पास आ खड़ा हुआ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सर। सिन्हा सर, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। इतने में वहां ऋषभ, देव और कबीर भी आ खड़े हुए। जय ने जब देखा कि सिन्हा सर रुक ही नहीं रहे हैं तो सीधे ही बोल पड़ा, मैं आपको बता रहा था कि मैं और माही एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सिन्हा सर रुक गए और पीछे मुड़कर जय को कुछ पल तक देखा, फिर हंस पड़े। अब ये कौन सा नया कांड करने की शरारत सूझी है तुम्हें? जय, मैं सच बोल रहा हूं सर। सिन्हा सर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोले, तुम्हें पता नहीं है शायद कि मैंने माही का रिश्ता तय कर दिया है आज सुबह ही। उसका लाइफ पार्टनर भी आर्मी ऑफिसर है और एक अच्छा इंसान भी। तुमसे अब उसकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए माही को भूल जाओ। तीनों दोस्त चुपके से मुस्कुरा दिए। जय, सर मैं मानता हूं कि मैं शैतानियां करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं बुरा इंसान हूं। सिन्हा सर, देखो मैं बस इतना कह रहा हूं कि जैसा लड़का मुझे माही के लिए चाहिए वो तुम नहीं हो। जय, और माही, उसका क्या? उससे तो पूछिए कि उसे कैसा लड़का चाहिए। आप तो प्यार को मानते हैं ना, तो फिर हम दोनों को अलग क्यों कर रहे हैं आप? सिन्हा सर, प्यार का दुश्मन नहीं हूं मैं। वैसे मैं जानता हूं कि वह तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। अभी तुम सभी के सामने पूछता हूं उससे। सिन्हा सर ने माही को पुकारा। कुछ ही देर में वह बाहर आ गई। क्या हुआ चाचू? सिन्हा सर नाराज से बोले, ये जय कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। क्या ये सच है? यह सुनकर माही चुप हो गई। जय, बोलो ना माही, तुम चुप क्यों हो? कुछ गलत थोड़ा ही किया है हमने। सिन्हा सर ने तेज आवाज में पूछा, जवाब क्यों नहीं देती? क्या जय ने जो कहा वह सच है? माही ने डरने का नाटक करते हुए कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हम दोनों तो बस दोस्त हैं। आप ही सोचिए भला, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? यह बात सुन जय के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसे ऐसे देख हर किसी को हंसी आ रही थी, पर सभी खुद पर काबू किए खड़े रहे। जय गुस्से में बोला, माही झूठ क्यों बोल रही हो? सच क्यों नहीं कह देती कि? माही उसकी बात पूरी सुने बिना ही क्वार्टर के अंदर चली गई। जय के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई माही की ये बेरुखी देखकर। सिन्हा सर, बहुत तमाशा हो गया, अब चुपचाप चले जाओ वापस। तुम एक अच्छे ऑफिसर हो, इसलिए इस बार छोड़ रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा कुछ सोचा भी तो बहुत बड़ी सजा दूंगा। जय, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे डराया धमकाया हो? सिन्हा सर, तुम कह सकते हो ये बात, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं। जय जज्बाती हो गया। आखिर आपकी परेशानी क्या है? क्या कमी है मुझ में? सिन्हा सर गुस्से से बोले, क्योंकि तुम कांडी हो और कांडी इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। माही से दूर ही रहना आप, समझे? जय सिन्हा सर के तेवर देख चौंक गया। सिन्हा सर क्वार्टर के अंदर चले गए और हंसने लगे। जय ने अचंभे से तीनों दोस्तों को देखा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़के को इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो कांडी है? कबीर, होने को तो कुछ भी हो सकता है। जय, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह अब क्वार्टर के अंदर चला गया। तीनों दोस्तों की अब हंसी छूट गई। उस रात से अगले दिन सुबह माही के दिल्ली निकलने से पहले तक जय ने बहुत कोशिश की माही से बात करने की, उससे मिलने की, पर ऐसा हो नहीं पाया। 4 दिन निकल चुके थे। जय को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। अगले दिन सुनी और राशि को ऋषिकेश जाना था। आज देर रात ऋषभ अपने कमरे में सो रहा था कि कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो सामने उसे सुनी दिखाई दी, जो उसे ही देख रही थी।